हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम में कॉमर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात है जो मुझे डिस्कस करनी है आपके साथ। अगर आप चाहते हैं कि कॉमर्स से रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो हो जिसमें 1000 या फिर 500 क्वेश्चंस हो, जिसमें आप एक वीडियो में ही अपनी मोस्टली क्वेश्चंस जो है वो प्रिपेयर कर पाएं, अगर आप ऐसी कोई वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस तरह की वीडियो भी बना पाएं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चन से। फर्स्ट है, अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता कौन है। फ्रेंड्स, आपने 12th में एक चैप्टर पढ़ा था, रेशियो एनालिसिस। ये उसमें से क्वेश्चंस हैं। ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते हैं। अनुपात विश्लेषण के जन्मदाता कौन है, तो वो है अलेक्जेंडर वॉल। नेक्स्ट है, अनुपात विश्लेषण की पद्धति किस सन में विकसित हुई थी। तो अनुपात विश्लेषण जो पद्धति आई थी, यानी मेथड आए थे, वो किस टाइम पीरियड में आए थे, वो आए थे 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभदायक अनुपात किस में व्यक्त किए जाते हैं। तो लाभदायक अनुपात इट मींस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं वो किस में व्यक्त किए जाते हैं। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो होते हैं वो परसेंटेज में आते हैं, जिसे हम प्रतिशत में बोलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैं हिंदी में अपलोड करूं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मैं इंग्लिश में क्वेश्चन अपलोड करूं। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं उनको अदर लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी कर पाऊँ। तो प्लीज आप कोऑपरेट करिए, और मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द दोनों में ही आपको वीडियो अपलोड करवा दूं और आप इजीली अपने एग्जाम्स की तैयारी कर पाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श चालू अनुपात होता है। तो आदर्श चालू अनुपात क्या होता है, वो होता है 2:1, यानी हम इसको बोल सकते हैं चालू अनुपात यानी करंट रेशियो। जो हमारा जो आइडियल करंट रेशियो है वो है 2:1। नेक्स्ट है, कार्यशील पूंजी होती है। कार्यशील पूंजी का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स वर्किंग कैपिटल से है। तो वो कैसी होती है, वो होती है चल संपत्ति माइनस चल दायित्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेचे गए माल की लागत होती है। तो जो भी माल आप सेल करते हो उसकी कॉस्ट क्या होती है। तो जो भी हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, नेट प्रॉफिट में से हम ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देते हैं, तो हमारी जो बेचे गए माल की लागत है वो निकल आती है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेक्स्ट है, आदर्श तरल अनुपात क्या है। तो आदर्श तरल अनुपात का मतलब है आइडियल लिक्विड रेशो। तो आइडियल लिक्विड रेशो है फ्रेंड्स 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम शोधन खाता बनाया जाता है। ठीक है, आगम शोधन खाता जो है वो बनाया जाता है, वो बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा। तो आगम शोधन खाता गैर व्यापारिक संस्था बनाती हैं। इनका मेन बनाने का पर्पस यही होता है कि इनको किसी भी तरह का कोई प्रॉफिट अर्न करने के लिए पर्पस से नहीं बनाए जाते हैं। ये लोगों को सेवा करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए इस तरह की संस्थाएं ये ओपन होती हैं और वो अपने काम करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय व्यय खाता है। तो जो इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट है वो किस तरह का है, तो वो है नाम मात्र का खाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राप्तियन भुगतान खाता है। तो प्राप्तियन भुगतान खाता किस तरह का खाता है, तो ये है वास्तविक खाता, यानी रियल अकाउंट है ये। नेक्स्ट है, भविष्य के लिए दान संस्था का है। अगर किसी संस्था को हम दान देते हैं फ्यूचर के लिए, तो संस्था के लिए क्या है, तो संस्था के लिए एज अ लायबिलिटी है, क्योंकि हम किसी चीज के लिए दान कर रहे हैं तो इस संस्था की लायबिलिटी होती है कि उस जिस भी चीज के लिए वो दान दिया गया है वो उस पर्पस में उस दान को यूज करे। ठीक है, तो क्या हो गई, उसकी एक लायबिलिटी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर व्यापारिक संस्थाओं का उद्देश्य है। तो जो भी गैर व्यापारिक संस्था यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है, उनका मेन पर्पस क्या होता है, जैसे कि हमने आगे भी बात की थी, तो उनका पर्पस होता है समाज सेवा करना, यानी लोगों की सर्विस में काम करना। ये प्रॉफिट मेकिंग के लिए नहीं बनाई जाती। इनका काम होता है लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, उनको एंटरटेन करना, या फिर किसी भी तरह के जो सोसाइटी है वहां पर सोसाइटी के वेलबींग के लिए काम करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विनियोगों को चालू संपत्ति की तरह माना जाए तो उसका मूल्यांकन होता है। जो विनियोग होते हैं, यानी कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर हम उसको करंट असेट मान लेते हैं तो उसकी जो भी मूल्यांकन होता है, वैल्यूएशन जो भी होगा, वो किस में किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, उसका जो वैल्यूएशन होगा वो होगा लागत व बाजार मूल्य में से जो भी कम हो। ठीक है। तो या तो उसकी जो भी कॉस्ट आई हो या फिर मार्केट प्राइस, कॉस्ट या मार्केट प्राइस में से जो भी कम होंगे वो उस पर उसका जो वैल्यूएशन है वो किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सरकार द्वारा निर्गमित की जाने वाली प्रतिभूतियां कहलाती हैं। तो सरकार अगर किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटीज इशू करती है तो वो क्या कहलाती हैं? तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज यानी सरकारी प्रतिभूतियां कहलाते हैं। नेक्स्ट है विनियोगों पर ब्याज का भुगतान सामान्यतः किया जाता है। तो अगर विनियोग यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आप इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो कितने टाइम पीरियड का होता है? तो मोस्टली 6 मंथ्स का होता है, लेकिन ये कंपल्शन नहीं है कि वो 6 मंथ ही होगा। ये डिपेंड करता है कंपनी और जो इन्वेस्टर हैं उनके आपस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर। अगर वो चाहे तो वो 3 महीने का भी ले सकते हैं, 1 ईयर का भी ले सकते हैं, या फिर लमसम भी ले सकते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मोस्टली प्रिफर्ड जो किया जाता है कंपनी और इन्वेस्टर के द्वारा वो होता है 6 माही यानी 6 मंथ्स का। तो हर 6 मंथ्स में उनको जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पर उनको इंटरेस्ट दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभूतियों पर ब्याज किस मूल्य पर दी जाती है? तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है उस पर जो भी इंटरेस्ट दी जाएगी वो किस मूल्य पर दी जाएगी? तो उस पर जो भी प्राइस जो भी वहाँ पर उस पर लिखा हुआ होगा, अंकित मूल्य जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं कि उस पर प्राइस जो भी मेंशन होंगे उस पर वो ब्याज दी जाएगी। नेक्स्ट है प्रतिभूतियों पर विनियोगकर्ता को प्राप्त होता है। तो जो भी प्रतिभूतियां होती हैं उस पर विनियोगकर्ता को क्या प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स उस पर उसको प्राप्त होता है ब्याज व डिविडेंड। तो आप इंटरेस्ट भी बोल सकते हैं या डिविडेंड भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः ह्रास नहीं लगाया जाता। ह्रास का मतलब यहाँ पे फ्रेंड्स डेप्रिसिएशन से है। तो मोस्टली डेप्रिसिएशन कहाँ नहीं लगाया जाता? तो डेप्रिसिएशन जो है वो भूमि पर नहीं लगाया जाता, यानी लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। ह्रास का आयोजन किया जाता है। तो ह्रास का आयोजन यानी मोस्टली जो ह्रास डेप्रिसिएशन है वो किस पर लगाई जाती है? तो डेप्रिसिएशन लगाई जाती है स्थायी संपत्तियों पर, जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड असेट्स। नेक्स्ट है ह्रास जिसमें राशि प्रतिवर्ष समान रहती है वो क्या कहलाती है? तो ऐसी डेप्रिसिएशन मेथड जिसमें जो डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू होती है वो एवरी ईयर सेम रहती है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम स्थायी प्रभाग पद्धति। जैसे कि नाम से ही हो रहा है, स्थायी मतलब फिक्स्ड रेट रहेगी उस पर हमेशा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल लागत पर सदैव ह्रास किस पद्धति में काटा जाता है? तो ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हमेशा मूल लागत पर ही उसका जो मूल लागत स्टार्टिंग में जो प्राइस होता है उसी पर ही उसका डेप्रिसिएशन लगता है? तो वो है स्थायी प्रभाग पद्धति। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने यही डिस्कस किया था, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो प्राइस होगा सिर्फ वही उसी टाइम उसका जो डेप है वो निकाल लिया जाएगा, और एवरी ईयर जो फर्स्ट टाइम निकाला गया था उसी रेट से उसी पर ही हमेशा डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम स्थायी प्रभाग पद्धति। नेक्स्ट है संपत्ति के अप्रचलन का मुख्य कारण क्या है? तो संपत्ति जब प्रचलन में नहीं रहती या वो चलती नहीं है या फिर वो किसी भी तरह से उस काम योग्य नहीं रहती तो वो संपत्ति किस तरह की कहलाती है? तो कहलाती है नवीन आविष्कार के कारण होता है ये। क्योंकि देखो कोई भी संपत्ति है, ठीक है, कोई भी मशीन है, अगर उसकी न्यू टेक्निक उसके अंदर आ जाएगी तो पुरानी वाली क्या होगी? पुरानी वाली लोग उसको हटा देंगे, क्योंकि हर कोई ये सोचेगा पुरानी वाली में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ज्यादा वर्कर की जरूरत हो रही है, या फिर ये इसमें ऑयलिंग भी ज्यादा चाहिए, जबकि नई वाली में हम ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो वो क्या करते हैं? नई को अडॉप्ट कर लेते हैं, पुरानी वाली अप्रचलन में चली जाती है। नेक्स्ट एंड हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का, वो है लाभांश की दर को प्रतिवर्ष समान रखने के लिए कंपनी बनाती है। तो जो डिविडेंड होता है उसकी रेट को एवरी ईयर में सेम रखने के लिए कंपनी कौन सा फंड बनाती है? तो फंड उस फंड को बोलते हैं लाभांश समानीकरण कोष यानी डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। फ्रेंड्स डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड आपने पढ़ा होगा। डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड वो फंड होता है जिसमें ये कंपनी तब क्रिएट करती हैं जब उन्हें लगता है कि आगे जाके जो उनकी जो रेट है डिविडेंड देने की रेट वो कम या ज्यादा हो सकती है। तो कम या ज्यादा होगी तो इससे पता क्या होगा? देखो ज्यादा होगी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कंपनी को, लेकिन अगर आपने किसी ईयर वो कम हो गई तो वहां पर क्या होगा? आपके इन्वेस्टर के माइंड में एक तरह से आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। उन्हें क्या लगेगा? ये कंपनी अब तक हमें इस रेट पे देती थी लेकिन इस ईयर उसने हमें इस रेट पे डिविडेंड दिया है, तो उसके माइंड में एक नेगेटिव पॉइंट आ जाएगा। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही हम बोल सकते हैं कि वो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है कंपनी के लिए। तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करेंगे? वो वहां से स्विच ओवर भी कर सकते हैं। तो कंपनी इन्वेस्टर के माइंड में अपनी जो गुडविल बनाए रखना या फिर अपने अंदर जो पॉजिटिविटी होती है उसको बनाए रखने के लिए कंपनी क्या करती है? इस तरह का फंड बनाती है। तो वो क्या करेगी?
अगर किसी ईयर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट का कुछ पोर्शन वो इस फंड में डाल देती है, और वो ये देखती है कि अगर किसी भी ईयर कंपनी को प्रॉफिट कम होता है तो यहाँ से वो प्रॉफिट जो भी उसने पहले सेव करके रखा था उस प्रॉफिट में से वो उस ईयर मैच कर लेगी। तो ये इसलिए बनाया जाता है कि जिससे कि कंपनी को कभी भी किसी भी तरह की आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो जब वो डिविडेंड पे आउट करे। तो इसलिए ये इस तरह का फंड बनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एक्ट्स की। ये एक्ट्स आपके एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा एक्ट्स को कवर कर पाऊँ, लेकिन फिर भी अभी कुछ एक्ट्स रह गए हैं जिसको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये एक्ट सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। मैंने 10 इयर्स के पेपर्स को देखा था तो इन सारे पेपर्स में ये सारे एक्ट्स जरूर पूछे गए हैं। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो देखने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आती है तो आप इस वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसे भी दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सेकंड है द वर्ल्ड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। नेक्स्ट है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। नेक्स्ट द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट है द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। नेक्स्ट है द पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991। नेक्स्ट है मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1965। फ्रेंड, ये वाला जो एक्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो हम अपनी और भी वीडियोस में उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एक्ट 1932। फिर है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नेक्स्ट कंपटीशन एक्ट 2002। लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट 2008। कंपनीज एक्ट 1956 जिसको अमेंडमेंट करके 2013 भी बना दिया गया था। तो अगर आपके क्वेश्चंस में इस तरह का आता है 1956 ऑप्शन में नहीं है, 2013 है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1946। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1956। नेक्स्ट फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। नेक्स्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। नेक्स्ट एक्ट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923। फिर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 1952। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। नेक्स्ट है मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस यानी ESI एक्ट 1948। है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। फिर बोनस एक्ट 1975। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये टिक दी क्वेश्चन में कि